आज हम लोग पढ़ रहे हैं राजधानियां और दरबार। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है राजधानी नगर। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल जो था राजधानी नगर था, क्योंकि यहाँ दरबार लगता था। तो जहां दरबार लगता है वो तो हृदय स्थल होगा ही। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों की राजधानियां निरंतर स्थानांतरित होती रही। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मुगल बादशाह बाबर ने भारत में मुगलों की नींव डाली थी, लोदियों को हराकर। उस समय उसने आगरा पर अधिकार किया था। उसके 4 साल के शासन काल में उसने विभिन्न स्थानों में लगाए थे। हुमायूं की राजधानी भी आगरा में ही रही। उसके बाद आए अकबर। 1560 में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के खदानों से लाल बलुई पत्थर से निर्मित किया गया था। 1570 में आगरा से कुछ हटकर कुछ दूर फतेहपुर सीकरी नामक एक स्थान पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाने का निर्देश दिया। फतेहपुर सीकरी अजमेर जाने वाली रास्ते में पड़ती थी, इसलिए यहाँ पर अपनी राजधानी बनाने का एक उद्देश्य यह भी था। अजमेर, जो कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उस समय बन गई थी और अकबर यहाँ बहुत बार गए तीर्थ करने के लिए। इसलिए एक इनकी इच्छा थी कि अजमेर के रास्ते में ही हम फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो। फतेहपुर सीकरी में जुम्मा मस्जिद के पास ही शेख सलीम चिश्ती के लिए उन्होंने सफेद संगमरमर का एक मकबरा भी बनाने का आदेश दिया। फिर 1572 में अकबर ने गुजरात विजय के बाद मेहराबी प्रवेश द्वार या बुलंद दरवाजा प्रसिद्ध है, बहुत कोई देखने के लिए भी जाते हैं बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण करवाया, जो कि आज भी गुजरात विजय की याद दिलाता है। फिर इतना बड़ा साम्राज्य था अकबर का, तो इसको संभालने के लिए, इसको नियंत्रण में लाने के लिए 1585 में उत्तर पश्चिम की ओर, पश्चिम में अपने नियंत्रण को रखने के लिए लाहौर में अकबर ने अपने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। तो पहले आगरा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लाहौर में राजधानी बदल दिया गया। उसके बाद फिर आगे चलकर वे आगरा में फिर से अपनी राजधानी को वापस ले आए। इस तरह से इस पूरे साम्राज्य को, बहुत बड़ा साम्राज्य, मैंने पहले ही कहा है, इतना बड़ा साम्राज्य था, हिंदू कुश पर्वत तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इतना बड़ा साम्राज्य को संभालने के लिए इनको अपने राजधानी को बदलना ही पड़ा। अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां को
इमारत निर्माण से बहुत दिलचस्पी थी। इसके पहले पाठ में मैंने कहा था, बताया था कि ताजमहल, लाल किला आदि इन्हीं की निर्मित सब इमारतें हैं। तो इसलिए इन्होंने पर्याप्त धन इकट्ठा किया और उस समय मुगल बादशाहों में इमारत निर्माण को एक धर्म निष्ठा के कार्य के रूप में देखा जाता था। 1648 में शाहजहां ने फिर से राजधानी को बदल दिया और इन्होंने शाहजहानाबाद जो दिल्ली, अभी दिल्ली है, उसको शाहजहानाबाद कहते थे। तो उसका निर्माण करवाया। हम लोग को तो मालूम ही है कि जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक आदि सब शाहजहानाबाद में, दिल्ली में है। और अभिजात वर्गों के बड़े बड़े घर, इमारत ये भी थे और एक भव्य और सुंदर विशाल एक राजधानी का निर्माण करवाया। किसने? शाहजहां ने। इस तरह हम लोगों ने देखा कि मुगल बादशाह अपनी राजधानियों को परिवर्तित करते रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल दरबार के बारे में। मुगल राजधानी जहां होती थी वहां दरबार लगता था और दरबार के केंद्र में क्या होता था? एक सिंहासन या तख्त। तख्त में बादशाह बैठता था और बादशाह बैठकर पूरे साम्राज्य के लिए, पूरे राज्य के लिए शासन करता था। तो इसको एक स्तंभ के रूप में देखा जाता था, जहां से पूरी धरती, जिस पर पूरी धरती टिकी हुई थी। तो दरबार, राजधानी में दरबार होते थे, दरबार में बादशाह बैठते थे और बादशाह के सामने कुछ नियम होते थे। दरबार के कुछ नियम होते थे, कुछ तरीके होते थे। जैसे आप लोग के भी स्कूल में जाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो ये तो दरबार है, बादशाह का दरबार, तो उसमें तो नियम होना जरूरी है। तो यहाँ क्या होता था? बीच में बादशाह बैठता था, सिंहासन में, तख्त में बादशाह बैठता था और उसके अगल बगल जो ऊंची हैसियत वाले लोग थे वो बैठते थे। मतलब हैसियत का परिचय इससे होता था कि जिसकी, जो बादशाह के नजदीक बैठता है उसकी हैसियत ऊंची है, जो दूर बैठता है उसकी हैसियत उतनी ऊंची नहीं है। तो इस तरह से हैसियत का पता चलता था। शासक के द्वारा दिया गया स्थान, शासक कहाँ बैठा रहा है किसको, वो उसकी महत्ता का प्रतीक होता है कि वो कितना महान है, कितने ऊंचे पोस्ट पर है, वो कितने दूर बैठा हुआ है या पास बैठा हुआ, इससे पता चलता था। जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को अपनी जगह से उठने की अनुमति नहीं थी, अपनी जगह छोड़ के जाने की अनुमति नहीं थी, या बिना अनुमति के वो बाहर भी नहीं जा सकता था। जैसे आप क्लास में बैठते हैं तो आप क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप तो उठ के जा नहीं सकते हैं, आपको पूछ के जाना पड़ता है। उसी तरह बादशाह से भी पूछ के जाना पड़ता था, अनुमति लेके जाना तो नहीं चाहिए। अगर जाना भी है किसी कारण से तो अनुमति के बिना कोई नहीं जा सकता था। यहाँ पर आपकी किताब में अबुल फजल का दिया हुआ एक विवरण है, दरबार का एक बहुत सुंदर विवरण दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि जब भी महामहिम यानी अकबर दरबार लगाते थे तो एक बहुत बड़ा ढोल, विशाल ढोल पीटा जाता था, खूब जोर जोर से आवाज होती थी जिसकी।
और अल्लाह का गुणगान किया जाता था। इससे सबको सूचना मिल जाती थी कि अकबर या बादशाह दरबार लगाने वाले हैं। तो क्या होता था कि महामहिम के पुत्र पौत्र दरबारी या दरबार में प्रवेश करने का जिसको अनुमति है, वो सभी हाजिर हो जाते थे। हाजिर होने से तो चलेगा नहीं, अब दरबार में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कोर्निश करते हुए अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाएंगे। और तब क्या करते थे? अधिकारी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे और बादशाह अपने ढंग से उसको निपटाते थे। और विभिन्न देशों से, विभिन्न प्रांतों से तलवारिये, पहलवान, गायक, गायिकाएं, कलाबाज, मजाकिया, ये सब आते थे उस दरबार में और सब प्रतीक्षा में रहते थे कि कब हमको बोला जाएगा कि कुछ दिखाइए, अपने कला का प्रदर्शन कीजिए, तब हम लोग करेंगे। ये एक अबुल फजल ने दरबार का एक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है कि इस तरह दरबार लगता था। दरबार में और एक बात थी, शिष्टता का बहुत महत्व दिया जाता था और बोलने के तरीके पर, शिष्टाचार पर बहुत महत्व दिया जाता था और शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले को दंडित भी किया जाता था। उसके बाद दरबार में घुसने के समय सबको अभिवादन करना पड़ता था। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल के गेट से घुसते हैं तो टीचर से मुलाकात होती है, तो आप लोग अभिवादन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम इत्यादि करते हैं ना। उसी तरह अब तो ये तो बादशाह हैं, इनको अभिवादन करना बिल्कुल जरूरी है। तो अभिवादन के कुछ तरीके होते थे। जिस व्यक्ति को जितना झुककर अभिवादन किया जाता था, उसकी हैसियत उतनी ऊंची मानी जाती थी। अब दरबार में बादशाह भी हैं और उच्च पदस्थ व्यक्ति भी हैं, तो अभिवादन तो सबका करना है, बादशाह को भी करना है और जो ऊंचे दर्जे के अधिकारी हैं उनको भी अभिवादन करना है। तो जिसको झुककर अभिवादन किया जाएगा, उसकी हैसियत उतनी ऊंची मानी जाती थी। अभिवादन का सबसे उच्चतम रूप सीजदा को कहा जाता था। सीजदा या दंडवत लेटना को अभिवादन का उच्चतम रूप माना जाता था। ये अकबर के समय में, और शाहजहां के समय में कुछ नियम परिवर्तन हो गए। क्या नियम परिवर्तन हुए? कि शाहजहां ने 4 तस्लीम और जमी बोसी के तरीके अपनाए। 4 तस्लीम क्या है? 4 तस्लीम है, ये ऐसा है कि जमीन पर दाएं हाथ को रखा जाएगा, लेकिन तलहटी जो है वो ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर होगी। धीरे धीरे वो व्यक्ति खड़ा होगा और अपने हाथ को, अपनी तलहटी को सिर के ऊपर रखेगा। इस तरह 4 बार करना है, तब ये 4 तस्लीम कहा जाएगा। और जमी बोसी क्या है? जमीन को चूमना। ये शाहजहां के समय में ये 2 तरीके अभिवादन के अपनाए गए। तो अभिवादन सिर्फ दरबारियों को करना जरूरी नहीं था, बल्कि जो राजनयिक दूत हैं, जो आते थे राजनयिक दूत, उनको भी अभिवादन करना जरूरी था। तो अभिवादन वो किसी भी तरह कर सकते हैं, झुककर कर सकते हैं, जमीन को चूम कर सकते थे,
या फारसी रिवाज के अनुसार, कैसे? फारसी रिवाज कौन सा था? छाती के सामने हाथ बांधकर, ये भी एक अभिवादन का तरीका था। तो इनमें से कोई भी एक अपना सकते थे। कौन? राजनयिक दूत। तो बादशाह क्या करता था? ये तो हो गए दरबार के नियम। बादशाह अपना दिन कैसे शुरू करता था? बादशाह सूर्योदय के समय कुछ अपनी निजी प्रार्थनाओं के साथ अपने दिन शुरू करता था। इसके बाद क्या करता था? वो छज्जा या बैल्कोनी या झरोखा दर्शन भी इसको कहते हैं, झरोखे में आता था। या बैल्कोनी, जैसे आपके घर में अगर बैल्कोनी है तो बैल्कोनी में खड़ा हो जाता था बादशाह, और नीचे भीड़ लगी रहती थी लोगों की। कैसे लोग थे वो? किसान थे, सैनिक थे, व्यापारी होते थे, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी जो बादशाह की एक झलक पाने के लिए उतारू होते थे। वो इंतजार करते रहते थे कि कब बादशाह झरोखे में आएंगे, कब उनके दर्शन मिलेंगे। इसके बाद झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद, 1 घंटा रहते थे वो झरोखे में, 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपने सरकार के प्राथमिक कुछ कार्यों के लिए सार्वजनिक सभा या दीवाने आम में आते थे। वहां अधिकारी क्या करते थे? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। बादशाह उनको देखते थे, उन पर राय देते थे। वहां 2 घंटे रहते थे। उसके बाद दीवाने खास या निजी सभा, इसमें आते थे। निजी सभा यानी इसमें कुछ गुप्त बातें होती थी। यहाँ क्या होता था? वरिष्ठ मंत्री जो होते थे वो याचिकाएं प्रस्तुत करते थे। कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे और बादशाह इनको देखते थे। उसके बाद वास्तुकार क्या करते थे? अपने कार्यों को दिखाते थे। और कलाकार के कार्यों को भी कभी कभी बादशाह देखते थे। ये निजी सभा थी, गोपनीय बात यहाँ पर आलोचना होती थी। तो इस तरह से 2 सभाएं थी, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। इन दोनों के अलावा क्या था? एक झरोखा दर्शन था। ये बादशाह के दैनिक कार्यक्रमों में ये होता था। बादशाह इन कार्यों को करते थे, इन सभाओं में जाते थे, झरोखा दर्शन देते थे। उसके बाद कुछ उत्सवों में दरबार जो होता था बहुत सजाया जाता था। कौन कौन से वो उत्सव थे? वो थे सिंहासन आरोहण की वर्षगांठ, कि जिस दिन सिंहासन में बैठे थे बादशाह, उस दिन का पालन। जैसे जन्म दिवस मनाया जाता है, उस तरह सिंहासन आरोहण का दिवस मनाया जाता था। ईद मनाया जाता था, शबे बारात, होली, ये सब मनाया जाता था। कैसे? उस दिन दरबार को खूब सजाया जाता था और डिब्बों में, बड़े बड़े डिब्बों में सुगंधित मोमबत्तियां लगाई जाती थी, उनको जलाया जाता था और बहुत सुंदर तरीके से दरबार को सजाया जाता था। और शासक वर्ग जो थे वो 3 त्योहार मुख्य रूप से मनाते थे। कौन कौन? सूर्यवंश और चंद्रवंश के अनुसार शासक का जन्मदिन मनाया जाता था, और बसंत आगमन पर फारसी नौरोज। जन्मदिन पर क्या होता था? बादशाह को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था। तराजू बड़े बड़े होते थे, एक तरफ बादशाह बैठता था, दूसरी तरफ बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती थी, उससे तौला जाता था। उसके बाद वो वस्तुएं क्या की जाती थी? उनको दान में दे दी जाती थी।
सब दान कर दिया जाता था, दान में बांट दी जाती थी। ये तो हमने दरबार के बारे में देख लिया कि दरबार में क्या होता है, क्या होता था। दरबार में अभिवादन होता था, कैसे कैसे सब कोई घुसते थे, किस तरह से अभिवादन करते थे, अभिवादन के कितने तरीके हैं, ये सब हमने अभी देख लिया। अब है पदवियां, उपहार और भेंट। तो बादशाह जब राज्याभिषेक होता था या शत्रु पर विजय प्राप्त करके आते थे तो बहुत ही ऊंचे स्वर में बड़ी बड़ी पदवियां उद्घोषक घोषणा करते थे, लयबद्ध रूप से और बहुत ऊंचे स्वर में उनकी घोषणा होती थी पदवियों की। और ये पदवियां जिस शासक का शासनकाल होता था, उस शासक के उसके शासनकाल के सिक्कों में पदवियों को अंकित किया जाता था। तो एक तो उद्घोषक घोषणा करते थे पदवियों की, दूसरे सिक्कों पर अंकित भी किया जाता था। उसके बाद ये भी था कि योग्य व्यक्तियों को भी पदवियां दी जाती थी, उनकी योग्यता के अनुसार उनको पदवियां दी जाती थी। इन पदवियों में आसफ खां एक पदवी है जो उच्चतम मंत्रियों को दी जाती थी। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कार के रूप में पदवी दी गई। और मिर्जा राजा और एक पदवी थी, वो अधिकारियों को दी जाती थी, अभिजातों को दी जाती थी, पदस्थ अभिजातों को दी जाती थी। तो औरंगजेब ने जयसिंह और जसवंत सिंह, औरंगजेब ने दी थी जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। पदवियां कुछ दी जाती थी और पदवियां पैसों से भी खरीदी जा सकती थी। तो एक मीर खान थे, मीर खान, तो उन्होंने अपने नाम के आगे अ लगाने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया था। तो मीर खान से वो क्या बन गए? अमीर खान। अमीर खान एक सम्मानीय नाम है, सम्मानीय वो है। तो उसने अ लगाने के लिए कितने लाख दिए? 1 लाख रुपए औरंगजेब को दिए थे। उसके बाद है उपहार। उपहार, भेंट ये भी दिए जाते थे बादशाह के द्वारा। तो उपहार में खिल्लत या जामा एक था। जामा यानी हाथ से लटकी हुई शॉल जैसी चीज, वो उसको कहा जाता था जामा या खिल्लत। और ये जो खिल्लत या जामा जो दिया जाता था वो बादशाह के द्वारा पहना हुआ था, कभी ना कभी पहने होंगे बादशाह। तो उनके आशीर्वाद के रूप में ये जामा या खिल्लत दिया जाता था। और दूसरा था सरप्पा। सरप्पा में 3 चीजें आती थी, एक था जामा, दूसरा था पटका और तीसरा था पगड़ी। जामा, पगड़ी और पटका, तो ये 3 चीज सरप्पा में आता था। तो ये भी उपहार के रूप में दिया जाता था। इसके बाद बादशाह खुश हो गए किसी से तो अपने आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में दे देते थे। ये तो आपने सीरियलों में या पिक्चरों में भी देखी होगी कि बादशाह खोल के दे रहे हैं, अपने गले का हार निकाल के किसी को उपहार में दे रहे हैं। तो ये उपहार के रूप में दिए जाते थे। और सबसे खास एक उपहार था, एक खास बहुत ही अच्छी उपहार
थी, खास परिस्थितियों में देते थे बादशाह। वो था कमल की मंजरियों वाला कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित सेट। कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित सेट, इसको पदम मुरस्सा भी कहते हैं। पदम मुरस्सा कहा जाता है। ये उपहार भी दिया जाता था। इस तरह बादशाह क्या करता था, पदवियां ग्रहण कर सकते थे। पदवियां दी भी जाती थी, पदवियां खरीदी भी जाती थी। उपहार स्वरूप खिल्लत दिया जाता था, सरप्पा दिया जाता था, या पदम मुरस्सा भी दिया जाता था। तो इस तरह से भेंट या पुरस्कार ये सब तो बादशाह दिया करते थे। लेकिन एक दरबारी जब बादशाह के पास जाता था तो वो खाली हाथ कभी नहीं जाता था, कुछ ना कुछ नजराना लेके जाता था। नजराना के रूप में रुपया, पैसा, धन, ये सभी लेके जाता होगा। और जब राजनयिक दूतों के साथ कोई समझौता होता था, संधि होती थी, तो भी उपहार देने का प्रचलन उस समय था। भेंट या उपहार दिए जाते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो हम लोग का पाठ है राजधानियां और दरबार, इसमें राजधानी नगर, मुगल दरबार और पदवियां, भेंट और उपहार, पदवियां, उपहार और भेंट, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं शाही परिवार। शाही परिवार यानी मुगलों की घरेलू दुनिया। मुगलों की घरेलू दुनिया यानी हरम। हरम एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ है पवित्र स्थान। मुगल परिवार में बादशाह की बहुत सारी पत्नियां होती थी। उसके बाद नजदीकी या दूर के रिश्तेदार भी थे। माताएं थी, उपमाताएं थी, सौतेली माताएं थी, बेटी थी, बहन थी, बहू थी, चाची थी, मौसी थी। ये सभी शाही परिवार में आते हैं। इसके अलावा महिला परिचारिकाएं तथा गुलाम भी होते थे। तो उस समय बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा बादशाह जो थे वो राजनयिक संबंधों के लिए, मुगलों और राजपूतों में हमेशा तनाव का संबंध रहा, तो उसको मैत्री संबंध में बदलने के लिए उन लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनकी पुत्रियों से, बहनों से शादी कर ली। और पुत्रियों की शादी में क्या होता था कि पुत्री के साथ साथ क्षेत्र भी, जमीन भी उपहार में दिए जाते थे। इस तरह से तनाव का संबंध एक मैत्रीपूर्ण संबंध में बदल जाता था। मुगल परिवार में जो पत्नियां थी उसमें कई स्तर होते थे। जो शाही परिवार से आती थी उनको बेगम की मर्यादा मिलती थी, उनको उनका स्तर ऊंचा होता था, उनको सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलता था। और कुछ ऐसी थी जो कुलीन परिवार से नहीं आती थी, उनको अगहा अगहा कहा जाता था। अगहा अगहा कहा जाता था।
और कुछ उपपत्नियां होती थी, उनको अगाचा कहा जाता था। तो इन लोगों को स्तर के अनुसार में सबसे निम्न स्तर था अगाचा की, और बेगम का स्थान सबसे ऊपर था, उनका सम्मान का स्थान था। और उनके स्तर के अनुसार, इन लोगों के स्तर के अनुसार इनको मासिक भत्ता मिलता था, उपहार भी, भेंट भी मिलते थे। अगाहा और अगाचा को अगर बादशाह चाहता था, अगर उसका पति चाहता था, तो उसको बेगम की स्थिति भी प्राप्त हो सकती थी। पत्नियों के अतिरिक्त, रिश्तेदारों के अतिरिक्त मुगल परिवार में महिला और पुरुष गुलाम भी होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य भी करते थे और कौशल और निपुणता, बुद्धिमत्ता आदि के कार्य भी करते थे। कुछ हिजड़े होते थे, वो गुलाम हुआ करते थे, लेकिन वो महल के अंदर और बाहर दोनों जगह रक्षक का काम करते थे, नौकर का काम भी करते थे। और जो महिलाएं व्यापार में दिलचस्पी लेती थी, उनके एजेंट के रूप में भी काम करते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने वित्तीय क्षेत्रों में नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। इसमें शाहजहां की दो पुत्री जहां आरा और रोशन आरा का नाम आता है। उनको ऊंचे शाही मनसबदारों की तरह वार्षिक आय मिलती थी और सूरत बंदरगाह जो बहुत ही लाभप्रद था, उसका राजस्व भी जहां आरा को प्राप्त होता था। मुगल स्त्रियों को इमारत निर्माण का भी अधिकार था, बाग बगीचे निर्माण का भी अधिकार था। जहां आरा जो थी, उसने तो शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इसके अलावा चांदनी चौक की रूपरेखा बनाने में भी जहां आरा ने मदद की थी। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि शाही परिवार की स्त्रियां को काफी अधिकार मिले थे और इसमें इन लोगों ने भाग भी लिया। गुलबदन बेगम का नाम हम लोगों ने पढ़ा है। इन्होंने हुमायूं नामा लिखा है, जिसमें मुगलों के घरेलू जीवन के बारे में दुनिया के झलक मिलती है। ये गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन और अकबर की फूफी थी। गुलबदन बेगम को तुर्की और फारसी दोनों भाषाएं आती थी। और गुलबदन बेगम ने जो लिखा, उसमें उन्होंने मुगल बादशाहों की प्रशंसा नहीं की, बल्कि राजकुमारों और बादशाहों में जो तनाव था, जो संघर्ष होता रहता था, उसको किस तरह से
स्त्रियों ने निपटाने की कोशिश की, इसका वर्णन भी गुलबदन बेगम ने किया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि शाही परिवार में स्त्रियां जो रहती थी, उन्होंने काफी चीजों में दिलचस्पी ली, और इसमें गुलबदन बेगम का नाम तो बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है। उन्होंने हुमायूंनामा लिखा, और इस तरह से जहां आरा, रोशन आरा, नूरजहां, ऐसी स्त्रियां थी जो कि राजनीतिक कार्यों में भी इन्होंने अपना नियंत्रण शुरू कर दिया था। इस तरह से हम लोग शाही परिवार हम लोग का खत्म करते हैं। तो इसमें प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। कुछ प्रश्न हैं इसमें। छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अकबर ने बनाया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में हुआ। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? अकबर के आग्रह पर। शाहजहानाबाद का निर्माण किसने किया? किसने किया? शाहजहां ने। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन, अकबर की फूफी। दरबार में अभिवादन का तरीका कौन सा था? कोर्निश करना, सीजदा और पायबोस आदि थे। जमीन चूमना, ये सब था। आगरा किले का निर्माण किसने करवाया? ये भी अकबर ने करवाया। पदम मुरस्सा क्या है? कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट, इसको पदम मुरस्सा कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है, या ये भी आ सकता है कि दरबार की वर्णना कीजिए, कैसा था दरबार। तो उसमें आपको सभी लिखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि अबुल फजल क्या कहता है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि महामहिम जब आते थे, खूब जोर जोर से ढोल बजती थी और अल्लाह का गुणगान किया जाता था, और सब कोई पुत्र पौत्र दरबारी सब हाजिर हो जाते थे, और कोर्निश करके सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते थे। उसके बाद अकबर रिपोर्ट सुनता था। तो इस तरह से, और गायक गायिकाएं, कलाबाज सब एकत्रित रहते थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब उनको कला कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। इस तरह आपको इसका दरबार का वर्णना करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है, तख्त मुरस्सा। तख्त मुरस्सा है ये शाहजहां के तख्त के बारे में लिखा गया है। ये आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में रखा हुआ है। शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन का इसके बारे में बादशाहनामा में लिखा हुआ है। इसमें 46 लाख रुपए की रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर लगे हुए थे, और 1 लाख तोला सोना इससे सजाया गया था। इसकी साज सज्जा में 7 वर्ष लग गए थे, और इसको सजाने में एक बहुमूल्य पत्थर रूबी, जिसको कहते हैं रूबी, का इस्तेमाल किया गया था। और इस रूबी पर महान बादशाहों के नाम
लिखे गए थे, जिसमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां का नाम भी था। तो इस तरह से आप ये रत्न जड़ित सिंहासन, तख्त मुरस्सा के बारे में भी शॉर्ट नोट या ऑब्जेक्टिव टाइप का भी कुछ आ सकता है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि रत्न जड़ित सिंहासन ये शाहजहां के समय की सिंहासन है, ये आगरा महल में रखा हुआ है।